हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन इनकम टैक्स, जिसका टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस। तो ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जैसा कि एनटीए ने आज अपना नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कि उसने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है। उस नोटिस में बताया है कि अब एग्ज़ाम 24 सितंबर के बाद ही होंगे। तो अब आप अपनी पढ़ाई पर और ध्यान लगाइए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स इज कलेक्टेड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट। इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा हेड है जो आपका इनकम टैक्स जिस पर कलेक्ट किया जाता है, लेकिन इसमें से कोई एक ऐसा है जिस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। वो है आपका एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पर एग्रीकल्चर इनकम तो आपकी सेक्शन 10 के अंदर एग्जेम्प्टेड होती है, तो उस पर इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, द इनकम टैक्स एक्ट कम इनटू फोर्स फ्रॉम। इनकम टैक्स आपका कब से कमेंस हुआ था, कब से फोर्स में आया? 1 अप्रैल 1961 से। नेक्स्ट, द इनकम टैक्स एक्ट कम इनटू फोर्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट। अब ये आपका पूरे इंडिया में एप्लीकेबल था या किसी स्टेट को इसमें एक्सक्लूड किया गया था? नहीं, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर ही क्यों ना हो। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। वो ये आपका पूरे 29 स्टेट्स में एप्लीकेबल है इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ एट अ रेट्स विच आर प्रेस्क्राइब्ड बाय द फाइनेंस एक्ट ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस असेसमेंट ईयर। तो ये पूछ रहा है कि इनकम टैक्स आपकी किस ईयर की इनकम पर चार्ज किया जाता है, करेंट ईयर की, 1 ईयर बिफोर प्रीवियस ईयर, या प्रीवियस ईयर, या नन ऑफ द अबव। हमेशा याद रखना, जो भी इनकम टैक्स चार्ज किया जा रहा है वो करेंट असेसमेंट ईयर में किया जाता है, लेकिन जो इनकम होगी वो प्रीवियस ईयर की होती है। तो राइट आंसर इज सी, प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट, द टैक्स पेयर लाइबिलिटी इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू हिज और हर। अब असेसी की हम जो टैक्स लाइबिलिटी उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटस से या रेसिडेंशियल से? टैक्स में फाइनेंशियल स्टेटस का क्या काम? अगर उसकी इनकम अगर टैक्स स्लैब से ज़्यादा है तो वो है, लेकिन टैक्स लाइबिलिटी को असरटेन करने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका राइट आंसर है बी, रेसिडेंशियल स्टेटस। नेक्स्ट, एज पर डेफिनेशन ऑफ इनकम, द इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इनकम में कौन कौन सी मदों को शामिल करते हैं? प्रॉफिट एंड गेंस को करते हैं, बिल्कुल करते हैं। डिविडेंड को करते हैं। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ए ट्रस्ट, ये भी किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव, डी इसका राइट आंसर है। इसमें सारी तरह की इनकम को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च इज कॉल्ड। जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर? नहीं। असेसमेंट ईयर? हाँ, असेसमेंट ईयर होता है जो कि 1 अप्रैल को आपका स्टार्ट होगा और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द। प्रीवियस ईयर आपके किसके पीछे होता है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। अभी मैंने बताया था कि असेसमेंट ईयर में तो हम जो प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न किया उस पर टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो असेसमेंट ईयर इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अंडर इनकम टैक्स एक्ट द इनकम लायबल फॉर टैक्स इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। इनकम टैक्स में हम इनकम लायबल फॉर टैक्स को किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी करते हैं, बिल्कुल। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम कोई हेड होता है? नहीं। एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होती है, लेकिन उसकी कंडीशन होती है, वो भी अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसका कोई हेड नहीं है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये दोनों ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट, द इनकम फ्रॉम फॉरेन कंपनी बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज इन प्रोजेक्ट कनेक्टेड विद सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़रूरी है। कोई फॉरेन कंपनी है, उसकी इनकम है, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट है वो किससे है? वो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो इस केस में जो उसकी कंपनी की टैक्स लायबिलिटी कितने % तक एग्जेम्प्ट रहेगी? तो अगर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है तो उस केस में 100% एग्जेम्प्टेड मिलेगी जो भी उसको इनकम मिल रही है उस प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ़। इसका क्या राइट आंसर है? मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें कंडीशन बताई थी। तो कंडीशन, अगर रेसिडेंट इंडिया में बनना चाहता है तो क्या कंडीशन है? 2 कंडीशन है। पहली भी है इट इज़ इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर, मैक्सिमम उसको 182 डेज तक प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में रहा हो, जब रेसिडेंट की कंडीशन है। और एक और दूसरी कंडीशन भी फॉलो करनी है, इट इज़ इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 60 डेज। लास्ट प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज रहा हो, और जो नेक्स्ट आपके 4 प्रीवियस ईयर हैं उनमें वो टोटल मिला के 365 डेज रहा हो, तो वो आपका रेसिडेंट माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मतलब दोनों ही कंडीशन उसको फॉलो करनी है, ये वाली। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द HUF इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ। HUF को हम इंडिया में रेसिडेंट कब मानते हैं?
जब इसका बहुत सीधी सी कंडीशन है, जब उसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है, चाहे वो होली हो चाहे पार्सली हो, वो इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए, तो वो इंडिया की रेसिडेंट मानी जाती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट, द अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स इफ। अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स मिलते हैं, एमएलए को भी मिलते हैं, जो भी आपके जिन्होंने भारत रत्न मिला है, तो ये सब आपके एग्जेम्प्ट होते हैं। लेकिन ये आपके कब एग्जेम्प्ट होंगे, जब आपको कैश में मिलेंगे या काइंड में? नहीं, ये आपके दोनों ही केस में आपके एग्जेम्प्ट होंगे, चाहे वो कैश में मिले हो चाहे काइंड में मिले हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी, पेमेंट इज इन कैश और इन काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अकर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया द टैक्स इंसिडेंस इन केस ऑफ रेसिडेंट एंज। ये कह रहा है अगर जो इनकम है वो आपकी चाहे हमने इंडिया में एक्रू की है या आउटसाइड इंडिया की है, तो वो अगर रेसिडेंट के केस में, इन केस ऑफ रेसिडेंट, वो आपकी कैसे टैक्सेबल होगी? वो आपकी टैक्सेबल होगी जो स्लैब्स बनी हुई हैं फाइनेंस एक्ट में, जो हर साल आपकी नई नई स्लैब्स आती हैं इनकम के बेसिस पे, तो टैक्सेबल एज पर स्लैब्स, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया द टैक्स इंसिडेंस इन केस ऑफ रेसिडेंट। क्या कह रहा है, अगर आपको कोई इनकम है वो आउटसाइड इंडिया मिली है, आपने एक्रू भी वहीं की है और आपको रिसीव भी वहीं हुई है, लेकिन जो बिजनेस है वो कहाँ से आपका कंट्रोल और सेटअप हुआ है, वो इंडिया से हुआ है, तो इस केस में, रेसिडेंट के केस में, वो इनकम आपकी टैक्सेबल मानी जाएगी। नेक्स्ट, इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। इनमें से आपका कौन सा इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है? डिविडेंड अगर आपको कोई भी इंडियन कंपनी से मिला है तो वो हमेशा एग्जेम्प्ट होता है। क्यों होता है, उसका भी रीज़न है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर चुकी होती है उस इनकम पर, तो यहाँ पर डबल टैक्सेशन तो नहीं हो सकता ना, इसलिए डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्टेड इनकम्स हैव बीन मेंशन्ड। अभी मैंने बताया था कि सेक्शन 10 के अंदर जितनी भी एग्जेम्प्टेड इनकम्स हैं, जिनको कि हम अपनी इनकम में शामिल नहीं करते हैं, ये एग्जेम्प्ट हैं, आपको अगर मिली हैं तो इन पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं होगी, ये सेक्शन 10 में बताई गई हैं। नेक्स्ट, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज रिलेटेड टू रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस से आपका कौन सा सेक्शन रिलेट करता है जिसमें रेसिडेंशियल स्टेटस के प्रोविजन बताए हैं? वो है आपका सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट, रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स। रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कौन कौन से इंक्लूड किए जाते हैं? ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, या एनआरआई, या बोथ ए एंड बी। अगर इंडिया के रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी दोनों आएंगे, इसलिए बोथ ए एंड बी। लेकिन एनआरआई क्या होता है, वो आपका नॉन रेसिडेंट इंडियन होता है, तो वो तो आपका फॉरेन हो गया, वो इंडियन में आपका शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, द कंपनी में हैव द रेसिडेंशियल स्टेटस एज। कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस दो तरह का हो सकता है, कौन कौन सा? या तो वो आपकी रेसिडेंट होगी या फिर नॉन रेसिडेंट होगी। इस केस में जो सेकंड वाला होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वो नहीं होता है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। और ये कैसे हम करते हैं क्लासीफाई, इसकी कंडीशन है, अगर जो कंपनी का मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वो इंडिया में है तो वो रेसिडेंट है। अगर वो इंडिया के बाहर है तो वो आपकी नॉन रेसिडेंट है। तो इस केस में केवल दो ही आपके रेसिडेंशियल स्टेटस होंगे कंपनी के केस में, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम का इनमें से कौन सा मीनिंग है? नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, बिल्कुल सही बात है। एग्रीकल्चर इनकम, ये भी आपकी एग्जेम्प्टेड है, ये भी सही है। नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स, बिल्कुल टैक्सेबल नहीं होती है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इनकम सोर्स फॉर अ पर्सन आर। आपका ये बताना है कि अगर एक पर्सन है उसको आपके कितने सोर्स से इनकम मिल सकती है। जैसे 5 सोर्स हेड होते हैं इनकम के, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, और आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। 5 हेड है, तो आपको इन पांचों से भी मिल सकती है क्या एस को? बिल्कुल मिल सकती है। तो इसका राइट आंसर है वेरियस हेड्स। वेरियस हेड्स से उसको नंबर ऑफ इनकम सोर्स हो सकते हैं एस के। नेक्स्ट, द सम ऑफ वेरियस हेड्स इज कॉल्ड एज। सम ऑफ वेरियस हेड्स, जैसे अभी बताया 5 आपके हेड्स होते हैं, तो इनको जो टोटल मिला के हम एसएससी की इनकम को निकालते हैं। ये कौन सी इनकम होती है? ये होती है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स। एग्रीकल्चर इनकम में कौन सी आपकी इंक्लूड की जाती है? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ क्रॉप, बिल्कुल की जाती है। इनकम फ्रॉम प्रोपरेशन ऑफ क्रॉप, ये भी की जाती है। इनकम फ्रॉम नर्सरी, ये भी की जाती है। तो राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ द एग्रीकल्चर इनकम इज देन द एग्रीकल्चर इनकम इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स। मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम की कुछ कंडीशन होती हैं जब हम इसको अपनी टोटल इनकम में शामिल करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। तो वो कंडीशन है जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा है, और जो आपकी नॉर्मल इनकम है, जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम के अलावा नॉर्मल इनकम है, वो टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा हो जाती है। तो जब हम एग्रीकल्चर इनकम को शामिल करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स।
नेक्स्ट, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ब्रॉडली कवर्स। इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब आपका क्या कवर करता है? बेसिक चार्जिंग इनकम बिल्कुल करता है, रिबेट्स एंड रिलीफ ये भी करता है, इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स ये भी करता है। तो राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द। अब क्या बताया था? प्रीवियस ईयर की इनकम को हम असेसमेंट ईयर में, जो आगे वाला असेसमेंट ईयर है उसमें करेंगे, तो इमीडिएटली सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर में उसको चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ। अब ये आपकी बहुत मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जब वो रेसिडेंट भी है और वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हमको बनाना है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी बनाना, उसके लिए इसको ये दोनों कंडीशन ए और बी, तो सी ऑल ऑफ द एबव। ये क्या कंडीशन है? वो लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में कम से कम 2 साल इंडिया में रहा हो, और जो लास्ट 7 ईयर है उनमें से 730 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो, तो वो रेसिडेंट तो है ही, लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी बन जाएगा इंडिया में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें से कौन सा हम इनकम को शामिल नहीं करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत? तो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। अगर सैलरी के स्थान पर आपको जो एम्प्लॉयर प्रॉफिट दे रहा है, तो वो आपका कभी भी इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, द टर्म इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनकम। अब इनकम में आपकी लीगल है या इलीगल है? क्या इनकम टैक्स में दोनों तरह की इनकम को शामिल करते हैं? हाँ, चाहे आपने वो लीगली तरीके से कमाई हो चाहे इलीगली तरीके से कमाई हो, वो दोनों तरह की इनकम आपको इनकम टैक्स में टैक्सेबल होगी। तो इसका जो राइट आंसर है लीगल एंड इलीगल बोथ, डी। नेक्स्ट इज द कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में से कौन सी है? इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं, डिविडेंड इनकम नहीं, पेंशन रिसीव्ड नहीं, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, इन पर आपका 30% फ्लैट रेट टैक्सेबल होता है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका चार्ज होती हैं। द वे ऑफ टैक्स लाइबिलिटी बाई टेकिंग फुल एडवांटेज प्रोवाइडेड बाई द एक्ट। 3 वर्ड होते हैं, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंट। तो ये जो पार्ट है, द वे ऑफ टैक्स लाइबिलिटी बाई टेकिंग फुल एडवांटेज प्रोवाइडेड बाई द एक्ट, ये आपका टैक्स प्लानिंग का पार्ट है। इसमें क्या होता है, जो इनकम टैक्स के रूल्स के जो तहत हैं उसी के अकॉर्डिंग ऐसी अपनी इनकम को कम कर रहा है, तो वो टैक्स प्लानिंग कर रहा है। इसमें डिडक्शंस ले रहा है, एग्जेम्पशंस ले रहा है, रिबेट ले रहा है, रिलीफ्स ले रहा है। तो ये सब किसका पार्ट है? ये सब टैक्स प्लानिंग का। लेकिन अवॉइडेंस, जो आपके लूप होल्स हैं इनकम टैक्स सेट में, अगर उनका यूज किया है तो वो टैक्स अवॉइडेंस है। लेकिन टैक्स इवेजन बिल्कुल इलीगल है, मतलब आप अपनी इनकम को एक्सकेप कर रहे हो, दिखा नहीं रहे हो, कुछ गलत गलत मेथड का यूज कर रहे हो जिससे इनकम को कम कर हो रहा है, वो टैक्स आपका इवेजन है। तो आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट इनकम टैक्स के एमसीक्यू के बारे में जाना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।